Good morning, children, and welcome back in your English history class. मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और फीलिंग वेरी हैप्पी, फीलिंग वेरी enthusiastic. और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप जो है वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे और नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, साथ साथ आप जो है अपनी किताब को भी पढ़ रहे होंगे. मैं आपसे ये अनुरोध कर रही हूँ बच्चों, ये आपसे रिक्वेस्ट है आपसे कि आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन कि प्लीज़ वॉच द वीडियो और प्लीज़ रीड योर चैप्टर ऑल्सो. और जो भी PDF मैं आपको भेज रही हूँ, वॉट एवर द PDF आई एम सेंडिंग यू ऑफ नोट्स ऑफ द चैप्टर्स, प्लीज़ राइट दोज क्वेश्चन एंड आंसर इन योर फेयर कॉपी. और जो मैं आगे PDF आपको भेजूँगी उसको भी आप अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे व्हेन यू विल गेट योर कॉपी बैक. नाउ चिल्ड्रन, जैसा कि आपको पता ही है बच्चों कि हम लोग जो है वो इतिहास विषय से, इतिहास सेक्शन से, हिस्ट्री सेक्शन से हम लोगों ने पाठ 7 शुरू किया था, जिसका शीर्षक था आपका भारत में नव जागरण. जिसका शीर्षक है आपका भारत में नव जागरण. तो ये शीर्षक हमने जो है पिछले लेक्चर में हमने इसको शुरू किया और हमने जो है पिछले लेक्चर में जो है क्या क्या पढ़ा और कौन से ऐसे पॉइंट्स थे, कौन से विषयों पे हमने कौन सी विषय पर हमने चर्चा की थी, हमने पढ़ा था. आगे बढ़ने से पहले हम उन पॉइंट्स को एक बार संक्षिप्त वे में जो है वो रिवाइज कर लेते हैं. एक बार उसको अच्छे से फिर से एक बार उसको पॉइंट्स में जो है हम उसको रिवीजन कर लेते हैं, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं. बच्चों, जो रिवीजन पोर्शन है, मैं आपको जो रिवीजन बता रही हूँ कि पिछले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था आपको इस पार्ट से, भारत में नव जागरण से क्या विषय हम लोगों ने पढ़ा था. मैं आपको नोट्स के थ्रू जो है पॉइंट्स लिखकर मैं आपको उसको रिवीजन पार्ट में आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको जो है ये समझ में आ जाए कि हमने पाठ कहाँ छोड़ा था और हमने किस विषय पे जो है वो चर्चा की थी. तो बच्चों, वो नोट्स के थ्रू आई विल शो यू द रिवीजन पार्ट ऑफ द चैप्टर व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन अ प्रीवियस लेक्चर. जो भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसको मैं जो रिवीजन पार्ट है थोड़ा सा वो मैं आपको एक नोट्स के थ्रू आपको आई विल शो यू, अब मैं आपको दिखाऊंगी. आप उस नोट्स, उस पॉइंट्स को पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, ताकि आपके पॉइंट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और जो भी आपके शीर्षक के टॉपिक हैं वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएंगे. सो लेट्स हैव अ लुक ओवर द रिवीजन पार्ट ऑफ द चैप्टर वॉट एवर वी हैव स्टार्टेड इन प्रीवियस लेक्चर. तो हम उस चैप्टर का रिवीजन पार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने उसमें पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था. आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं. सो चिल्ड्रन, हम आगे बढ़ने से जो है वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या रिवीजन किया था, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था. एक बार हम उसको संक्षिप्त वे में जो है वो पॉइंट्स के थ्रू जो है रिवाइज कर लेते हैं. हमने शुरू किया था चैप्टर भारत में नवजागरण, इतिहास से पार्ट 7 आपका है. और हमने शुरू किया था भारत में नवजागरण. सबसे पहले हमने पढ़ा था नवजागरण की परिभाषा. नवजागरण के बारे में हमने पढ़ा था. क्या पढ़ा था हमने इसके बारे में कि नवजागरण का शाब्दिक अर्थ होता है नई चेतना, नई सोच, नई चिंतन का जागरण होना. नव जागरण को हम दूसरे शब्दों में पुनर्जागरण भी कह सकते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना. अब ये नव जागरण बच्चों किस तरीके से शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ और भारत जैसे व्यापक और भारत जैसे देश में नव जागरण का प्रचलन जो है वो किस तरह से हुआ. सबसे पहले नव जागरण का जो कहाँ से इसकी बिगनिंग, ये कहाँ से बिगिन हुआ, कहाँ से ये शुरू हुआ, आरंभ कहाँ से हुआ. सबसे पहले देखो बच्चों, दूसरा पॉइंट है अबाउट नव जागरण. रेनेसा को इंग्लिश में नव जागरण को इंग्लिश में हम रेनेसा कहते हैं. अब देखो 14वीं और 18वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है. तीसरा पॉइंट है हमने जो रिवाइज किया था, यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में भी नवीन प्रयोग
हुए। यानी इस आंदोलन, जो नवजागरण का जो आंदोलन था, नए विचारों का जो आंदोलन था, नए आदर्शों का जो आंदोलन था, नई सोच का जो आंदोलन था, नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो आंदोलन था, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बदलाव का जो आंदोलन था, ये केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में भी नए प्रयोग हुए। और बच्चों, अगला पॉइंट आपका है, पुनर्जागरण या नवजागरण वह आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक युग के विचार और जीवन शैली अपनाने लगे। यानी जो भी पश्चिम के जो राष्ट्र थे वो मिडिल एज से वो बाहर निकलकर उन्होंने आधुनिक युग यानी मॉडर्न एरा यानी मॉडर्न एज, आधुनिक युग के विचारों को और उनके जीवन शैली को वो अपनाने लगे। यानी वो आधुनिकता की ओर बढ़ने लगे। जो पश्चिमी देश के जो थे, इस नवजागरण के आंदोलन के कारण जो पश्चिमी देश थे, जो राष्ट्र थे, वो मिडिल एजेस से यानी मध्य युग के पुराने विचारों से निकलकर उन्होंने आधुनिक युग के विचार और जीवन शैली को वो अपनाने लगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बच्चों कि यूरोप के जो निवासी थे उन्होंने भौगोलिक, व्यापारिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रगति की। इस युग में लोगों ने मध्यकालीन संकीर्णता छोड़कर स्वयं को नई खोजों, नवीनतम विचारों तथा सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक उन्नति से अवगत कराया। एज आई टोल्ड यू, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई। हमने ये भी रिवाइज किया था बच्चों कि यूरोप के जो निवासी थे वो भौगोलिक यानी जोग्राफिकल, व्यापारिक यानी आपका जो है कमर्शियल वे, सामाजिक यानी सोशलिस्ट या अध्यात्म में स्पिरिचुअलिज्म, इनके क्षेत्र में प्रगति की। इस क्षेत्रों में भी उन्होंने प्रगति की और इस युग में लोगों ने ये मध्यकालीन संकीर्णता छोड़कर, यानी जो मिडिल एजेस की जो कंजर्वेटिव थॉट से, जो संकीर्ण जो संकुचित जो सोच थी, जो संकीर्ण सोच थी, यानी कंजर्वेटिव जो थॉट्स थे, उनको छोड़कर स्वयं को नई खोजों, नवीनतम विचारों और सामाजिक, धार्मिक और उन सब संकीर्ण सोचों को छोड़कर उन्होंने नई खोजों को, नवीन विचारों को, नए विचारों को और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक उन्नति से अवगत अपने आप को उन्होंने कराया। लास्ट पॉइंट था बच्चों कि प्रत्येक क्षेत्र में नवीन सोच, आदर्श और आशा का संचार हुआ। यानी नवजागरण के आंदोलन से जो है, जो हर क्षेत्र में नई सोच का, नए आदर्शों का और एक नई आशा का जो है वो संचार हुआ, एक नई आशा का जो है उसमें समावेश हुआ। तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स जो है हमने पिछले लेक्चर में रिवाइज किया था। अब हम जो है इस थोड़े से संक्षिप्त रिवीजन के बाद जो है हम अब अगला पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि अगला जो है चैप्टर में क्या है वो हम आगे अब पढ़िए। तो चलिए आगे हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। वो है आपका धार्मिक आंदोलन में सुधार। तो बच्चों अब ये सारांशित रिवीजन के बाद जो है, पुनरावृत्ति के बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। पार्ट में जो अगला शीर्षक आपका है वो है आपका धार्मिक सुधार आंदोलन। जैसे कि हमने अभी रिवीजन किया है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप में एक नवजागरण का युग जो है वो शुरू हो चुका था और नवजागरण का जो एक काल था, एक एरा था, एक जो टाइम था, समय था, वो शुरू हो चुका था और नई चेतना के साथ, नए विचारों के साथ, नए आदर्शों के साथ सामाजिक, धार्मिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जो है वो नवजागरण जो है वो पूरी तरीके से जो है यूरोप में 18वीं सदी तक जो है वो पूरी तरीके से फैल चुका था और अब तो यूरोप तक ही नहीं बल्कि पूरे एक विश्व में जो है इसकी लहर जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो बच्चों अब हम इस चीज़ जो है अब इसके फलस्वरूप यानी जो ये पुनर्जागरण का जो एक युग था
इसका फलस्वरूप इसका जो एक इफ़ेक्ट जो हुआ, जो इसका प्रभाव जो हुआ वो केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे विश्व में भी आया। तो विश्व में आते आते पूरे दक्षिण एशिया से लेकर पश्चिम एशिया से लेकर इसका जो है लहर दौड़ गई, और वहाँ पे भी यहाँ वो उन प्रदेशों में भी जो है वो नई चेतना, नई जागरूकता जो है वो उत्पन्न हुई, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, साहित्य में, कला में और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी। तो इसका असर जो है हमारे भारतवर्ष पे भी पड़ा। उस समय, हालांकि उस समय भारतवर्ष में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ पहले से विद्यमान थीं, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे देश को जब 18वीं शताब्दी में रेनेसां का यानी इस नवजागरण का जो एरा चल रहा था, तब हमारे देश को उस समय जो है गतिहीन, निष्प्राण और कह सकते हैं गिरते हुए समाज के रूप में जो है वो प्रस्तुत किया गया था। लेकिन यहाँ भी ऐसे बहुत से समाज सुधारक थे, ऐसे बहुत से दार्शनिक थे, ऐसे बहुत से जो विचारदाता थे, विचार विमर्श करने वाले दार्शनिक थे, पथ प्रदर्शक थे, जिन्होंने अपने विचारों से जो है इस समाज में, भारतीय समाज में रह रही कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और उनके खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया और उनको जड़ से उखाड़ फेंकने का एक संकल्प लिया। ऐसे बहुत से दार्शनिक थे, जैसे हमारे नज़र थे सर सैयद अहमद, जैसे हम कह सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान थे, राजा राम मोहन राय थे, और बहुत सारे ऐसे थे जैसे स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये इस तरह के विचार समाज सुधारक थे, इस तरह के जो दार्शनिक थे, इन्होंने समाज में रह रही कुरीतियों के खिलाफ जो है एक बड़ा आंदोलन जो है वो शुरू किया, एक व्यापक, एक बड़ा सा आंदोलन शुरू किया, एक संघर्ष शुरू किया। और उन्होंने इस पाश्चात्य जो जागरण था, जो पाश्चात्य शिक्षा थी, जो पाश्चात्य दार्शनिक था, पाश्चात्य विचार थे, आदर्श थे, इन्होंने स्वीकार किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया, ये उन्होंने माना कि ये ऐसा युग है, ये एक ऐसी लहर है जिससे जो है हम अपने समाज को सुधार सकते हैं, हम अपने समाज को और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। तो बच्चों, इन समाज सुधारकों के प्रयासों के फलस्वरूप जो है वो भारतीय समाज में कुछ धार्मिक और सामाजिक जो है आंदोलन शुरू हो गए, और ये आंदोलन भारतीय समाज को एकदम से, इस आंदोलन ने जो है वो बदल कर रख दिया। और इसका सबसे बड़ा कारण था आधुनिकीकरण, यानी मॉडर्नाइजेशन। अब आधुनिकीकरण के नाम पे अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं आधुनिक शिक्षा, यानी पाश्चात्य शिक्षा की, वेस्टर्न एजुकेशन की, मॉडर्न एजुकेशन की, जिसको यहाँ के दार्शनिकों ने, यहाँ के समाज सुधारकों ने, यहाँ के चिंतनकर्ताओं ने, यहाँ के जो विद्वान थे, जो समाज सुधारक थे, उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, उनको माना और उनको मान्यता दी। और उनका ये मानना था कि ये जो पाश्चात्य शिक्षा है, जो मॉडर्नाइजेशन है, जो मॉडर्न शिक्षा है, जो आधुनिक शिक्षा है, ये भारतीय समाज के लिए जो है एक प्रगति का काम करेगी, एक रिफाइनरी का काम करेगी। यानी इसमें जितनी कुरीतियाँ हैं, जितनी बुराइयाँ हैं, जितनी ईवल्स हैं, वो जो विद्यमान है समाज में, उसको वो जड़ से उखाड़ कर फेंकेगी और समाज को एक साफ सुथरा जो है वो समाज बनाने में मदद करेगी। तो उनका ये मानना था। और ये आधुनिकीकरण जो इटली से शुरू होकर यूरोप में पूरा फैला, फिर यूरोप से पूरे विश्व में फैला, और विश्व के बहुत सारे देशों में इसकी लहर दौड़ी, तो भारत में भी इसका असर देखने को मिला। और यहाँ भी आधुनिकीकरण का दौर जो है वो शुरू हुआ, और उसका असर ये हुआ बच्चों कि यहाँ का सामाजिक परिस्थितियाँ जो थी, सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे और दार्शनिक तौर पे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें, इन सब क्षेत्रों में जो है एक नया परिवर्तन आया, और परिवर्तन इस आंदोलन के पश्चात जो है वो शुरू हुआ। अब बच्चों, अब हम ये कह सकते हैं कि धर्म को, अगर हम यहाँ पे सबसे बड़ा जो सुधार हुआ था बच्चों, वो था धार्मिक सुधार, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और रहते थे, और अपने अपने धार्मिक जो है मान्यताओं के साथ लोग जो है विद्वान थे, और आज भी समाज में विद्वान हैं। तो लोगों की अपनी अलग अलग मान्यता थी, अपनी अलग अलग धार्मिक जो है सोच थी। तो और यहाँ का समाज तभी सुधर सकता था जब यहाँ की धार्मिक परिस्थितियाँ सुधारी जाएं, जब यहाँ पे धार्मिक बदलाव हो, जब धार्मिक स्तर पे जब है बदलाव हो, या धर्म के सुधारे बिना जो है वो भारतीय समाज को सुधारा नहीं जा सकता था।
ये समाज सुधारकों की मान्यता थी और वो ये मानते थे और ये कहीं ना कहीं वास्तविक, ये कहीं ना कहीं इसकी सच्चाई भी थी कि धर्म को सुधारे बिना जो है वो भारतीय समाज जो है वो सुधर नहीं सकता था, या इसको सुधारा या इसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने पहले धार्मिक तरीके से समाज को सुधारने का प्रयत्न किया। फिर यहाँ पे जो निहित, जो यहाँ पे पहले से विद्यमान बुराइयाँ थी, कुरीतियाँ थी, उनको उन्होंने जो है वो जड़ से उखाड़ने का या उनको समाप्त करने का फैसला किया। जैसे कि बुराइयाँ थी, आप कह सकते हैं सती प्रथा थी और जहेज प्रथा थी, या बाल विवाह था, या विधवाओं का शोषण था, या विधवाओं को उनके अधिकारों को ना प्रदान करना, या विधवाओं को एक अलग थलग जीवन व्यतीत करने पे विवश करना। ये सब चीज़ें जो थी, ये सब चीज़ें जो थी, और बहुत सारे अंधविश्वासों का भी प्रचलन था भारतीय समाज में। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो एक संकुचित सोच का, एक कंजर्वेटिव थॉट्स के एग्जाम्पल, उदाहरण कह सकते हैं कि संकीर्ण सोच के लोग थे। तो समाज सुधारकों का ये प्रयास था कि इस संकीर्णता को, एक कंजर्वेटिव थॉट्स के, इन अंधविश्वासों को, ये पिछली जो एक दकियानूसी बातें या दकियानूसी जो रीति रिवाज थे, कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, उनको समाप्त करना और समाज को एक नया अध्याय देना, एक नया स्वरूप देना। तो बच्चों, इन समाज सुधारकों का जो एक प्रयास था, हम समाज सुधारकों की बात कर रहे हैं, हम समाज को सुधारने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और उनके कठिन परिश्रम और प्रयासों की वजह से जो है समाज का कल्याण जो है वो संभव हुआ, पॉसिबल हुआ। और हमें भी और अगर आप देखेंगे तो आज अगर हम वर्तमान की बातें करें, अगर हम प्रेजेंट की बातें करें, तो आज जो है शिक्षा का जो लेवल है, जो स्तर है शिक्षा का, वो बहुत ऊंचा हो चुका है। यानी आज शिक्षा सिर्फ एक ही वर्ग या एक ही कैटेगरी या एक ही सेक्शन, एक ही वर्ग पे सीमित नहीं रह गया, बल्कि शिक्षा जो है वो उसका जो व्यायाम है, जो उसका एक्सपेंशन है, जो उसका विस्तार है, वो हर वर्ग में हो गया है। यानी हर वर्ग के लोग, हर तबके के लोग जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं। और शिक्षा एक जो है व्यावसायिक के साथ साथ शिक्षा एक जो है एक कह सकते हैं कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी हो गई है, एक सामाजिक अधिक जिम्मेदारी भी हो गई है, ताकि लोगों को है पूरी तरीके से जो है शिक्षा जो है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अवरोधों के, बिना किसी रोक टोक या बिना किसी बंधन के जो शिक्षा को वो दिया जा सके। तो ये उन समाज सुधारकों की सोच था या उनके अथक प्रयत्नों का एक रिजल्ट था, एक नतीजा था, जिसको हम अपने समाज में हम देख रहे हैं। तो बच्चों, हम जो है उन समाज सुधारकों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज कल्याण के लिए अथक प्रयास किया और एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। नव जागरण, पुनर्जागरण, पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन और आधुनिकीकरण की बात उन्होंने की, और नव जागरण और पुनर्जागरण के आदर्शों, उसकी लहर को भी उन्होंने अपनाया, माना, और नई चेतना, नई सोच, नई आदर्श, सामाजिक, धार्मिक, वैज्ञानिक नया दृष्टिकोण लेकर वो समाज को उन्होंने बदला। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों, बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हमारे देश में हुए और जिनमें सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय ने जो है वो अपने कठिन परिश्रम और बहुत नए विचारों के साथ, नए आदर्शों के साथ उन्होंने समाज की एक नई परिकल्पना की, एक नया स्वरूप देखा। हम कह सकते हैं बच्चों कि उन्होंने जो है एक नए समाज की जो है वो एक आधारशिला उन्होंने रखी, जो कि एक जो नई सोच पर थी, जो नए आदर्शों पे थी, जो इन पुरानी कुरीतियों और एक बुराइयाँ, जो सामाजिक बुराइयाँ थी, जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, जो एक शोषण था, वो समाप्त कर देने का आह्वान उन्होंने किया। और उन्होंने राजा राम मोहन जो है 1774 में उनका जन्म हुआ और 1833 में उनकी मृत्यु हुई। और ये आप कह सकते हैं उनका जो एज था, जो उनका कार्यकाल था, वो 1774 से लेकर 1883 तक था। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में की। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने की। और इन्होंने इस सामाजिक जो प्रयास था, ये जो सामाजिक
इंस्टीट्यूशन था, एक ब्रह्म समाज था। उन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे एक्टिविटीज़ उन्होंने की, जिसमें बाल विवाह है और बहुपत्नी प्रथा है, या फिर जाति व्यवस्था है, बलि है, पर्दा तथा और विधवा का शोषण, ये इस तरह की जो है वो इन्होंने विरोध किया। यानी उन्होंने किन किन प्रतिकृतियों के विरोध किया, वो था बाल विवाह, बहुपत्नी और सती प्रथा, और अब जाति व्यवस्था या बलि प्रथा, पर्दा सिस्टम यानी पर्दा व्यवस्था, इन सब के खिलाफ इन्होंने विरोध किया। और उन्हें विधवा पुनर्विवाह पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने विधवाओं के जीवन का भी उन्होंने सोचा, और उन्होंने कहा कि विधवा पुनर्विवाह भी होना चाहिए। अंतरजातीय विवाह और महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की शिक्षा के वो फेवर में थे, उनके पक्षधर में थे। यानी राजा राम मोहन रॉय ने किन किन कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई बच्चों? जैसे कि हमने आपको बताया, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह और सती प्रथा और जाति व्यवस्था, पर्दा व्यवस्था और बहुपत्नी प्रथा, इन सब के खिलाफ उन्होंने जो है उन्होंने एक संघर्ष शुरू किया, एक आंदोलन शुरू किया। और उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह, महिलाओं के अधिकार और महिलाओं की शिक्षा के वो फेवर थे, वो उनके पक्ष में थे। वो ये सारी चीज़ों को, ये नई आदर्शों, इन नए कॉन्सेप्ट को समाज में लाना चाहते थे। और वो मूर्ति पूजा और अन्य कर्म कांड या अंधविश्वासों के भी वो खिलाफ थे, या उनमें उनका विश्वास नहीं था, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। और वो एक प्रैक्टिकल चीज़ थे, एक वो प्रैक्टिकल लाइफ वो जो है वो देख रहे थे, क्योंकि वो बहुत दूरदर्शी थे। राजा राम मोहन रॉय जो है वो बहुत ही दूरदर्शी आदमी थे। उन्होंने कहीं ना कहीं समाज की परिकल्पना जो है वो पहले ही से ही अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में उन्होंने कर ली थी कि हमारा भारतीय समाज, जो आने वाला समाज है, जो आने वाला युग है, वो किस प्रकार का युग है, वो आधुनिकीकरण का युग होगा। और अगर हम अभी से नहीं जागरूक होंगे तो हम जो है भी कभी तरक्की या कभी जो है वो उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो भारत की उन्नति के लिए, भारत के सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने ये सारे कार्य जो है वो उन्होंने किए। और उन्होंने बहुत सारे वेद उपनिषदों का ट्रांसलेशन भी किया, अनुवाद भी उन्होंने किया। और उन्होंने अंग्रेज़ी विद्यालयों, हिंदू कॉलेजेस और बहुत सारे वेदांत कॉलेजों की स्थापना भी की। उन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना के साथ साथ, जो कि 1828 में उन्होंने स्थापना की थी, उसके साथ साथ जो है अंग्रेज़ी विद्यालयों, हिंदू विद्यालयों और वेदांत विद्यालयों की भी उन्होंने स्थापना की। तो बच्चों, उनके थे राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने अपने सामाजिक सुधार कार्यों के साथ समाज की एक नई परिकल्पना की, एक नया स्वरूप दिया, एक नया जो आयाम, उन्होंने एक नया उदाहरण पेश किया, जिसकी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस समाज में हम आज रह रहे हैं, जहां हमें अच्छी शिक्षा मिल रही है, जहां हमें अच्छा वातावरण मिल रहा है, जहां हमारी सोच बहुत ब्रॉड हो गई है, बहुत विस्तारित हो गई है, बहुत खुली सोच हो गई है, हम हर वर्ग के लोग जो है, हर वर्ग का लोग जो है समाज में एक अपनी जगह बना रहा है, अपने अस्तित्व को बना रहे हैं। चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो गरीब वर्ग की बात हो, चाहे वो निर्धन की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो बच्चों की बात हो। तो ये सब चीज़ों का जो समाज में हम रह रहे हैं, इन समाज सुधारकों के अथक प्रयासों का कहीं ना कहीं वो अथक प्रयास भी कहीं ना कहीं ये कारण है जिस समाज में हम रह रहे हैं। तो बच्चों, आज हम यही बंद करते हैं, और अगले लेक्चर में जो है हम अन्य समाज सुधारक के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो हम जो है अगले लेक्चर तक हम यही बंद करते हैं, और अगले लेक्चर में जो है हम अगले समाज सुधारक के बारे में पढ़ेंगे कि उनका क्या योगदान रहा समाज को सुधारने में या भारतीय समाज को सुधारने में। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड बी सेफ एट होम एंड गुड बाय।